रीसेंट G7 की ये फ़ोटो इतनी वायरल हो रही है। ट्रंप एक साइड पे, मोदी दूसरी साइड पे और बीच में है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। लेकिन इस फ़ोटो की सबसे शॉकिंग बात क्या है? इस फ़ोटो की सबसे शॉकिंग बात ये है कि इंडिया G7 का मेंबर ही नहीं है। फिर भी इस पूरे फ्रेम में इंडिया सेंटर स्टेज पर नज़र आ रहा है। और इसी मूवमेंट को देखकर एक सवाल उठता है, क्या इंडिया G7 का मेंबर बन गया है? क्योंकि पीएम मोदी सिर्फ गेस्ट की तरह नहीं दिख रहे, वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठकर डिस्कशंस कर रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज़ पर अपनी बात रख रहे हैं और कई मूवमेंट्स पर ऐसा लगता है कि इंडिया जैसे इस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन गया हो। तो क्या इंडिया को G7 का फुल एक्सेस मिल गया है? क्या इंडिया सीक्रेटली मेंबर बन चुका है या फिर दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया G7 का मेंबर क्यों नहीं है, फिर भी हर साल इंडिया को इन्विटेशन क्यों आता है, G7 को इंडिया की क्या ज़रूरत है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समिट में क्या कहा, और एक ऐसा जियोपॉलिटिकल एंगल जो हेडलाइंस में कम डिस्कस हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधा जवाब, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। ना परमानेंट सीट, ना वोटिंग राइट्स, ना ऑफिशियल मेंबरशिप। फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी समिट में कर क्या रहे थे? इसका जवाब छुपा है G7 के इन्विटेशन सिस्टम में। हर साल G7 की प्रेसिडेंसी एक अलग कंट्री के पास होती है और जो कंट्री समिट होस्ट करती है वही डिसाइड करती है कि कौन से गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया जाएगा। इस साल होस्ट कंट्री ने इंडिया को इनवाइट किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है ये पहली बार नहीं हुआ है। इंडिया को पिछले कई सालों से लगातार इन्विटेशन आता आ रहा है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल की ग्लोबल पावर्स इंडिया को डिस्कशन टेबल पर देखना चाहती हैं। नाउ व्हाट इज G7? आप समझते हैं कि एक्चुअली G7 क्या है। G7 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। इसमें दुनिया की 7 मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज शामिल होती हैं। US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, और यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है। हर साल इन देशों के लीडर्स मिलकर दुनिया के बड़े इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड, वॉर्स, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। सिंपल लैंग्वेज में G7 वो टेबल है जहां दुनिया की पावरफुल डेवलप्ड इकोनॉमीज ग्लोबल डायरेक्शन डिस्कस करती हैं। लेकिन G7 को एस्टैब्लिश किसने किया और क्यों किया? 1970s में दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। 1971 में निक्सन शॉक आया। 1973 में ऑयल क्राइसिस आया। इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो रहे थे। डेवलप्ड कंट्रीज को लगा कि क्राइसिस को हैंडल करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। इसी बीच फ्रांस के प्रेसिडेंट गिस्कार्ड डी एस्टेंग को एक आइडिया आया कि मेजर इकोनॉमीज के लीडर एक टेबल पर बैठकर डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन करें। इसीलिए 1975 में फ्रांस के रैम्बलेट कासल में पहली मीटिंग हुई। शुरुआत में सिर्फ 6 कंट्रीज थी, बाद में कनाडा ने ज्वाइन किया और ग्रुप ऑफ 7 बन गया। कुछ सालों के लिए रशिया भी इंक्लूडेड था और इस ग्रुप को G8 कहते थे। लेकिन क्रीमिया क्राइसिस के बाद रशिया को रिमूव कर दिया गया और फिर से G7 रह गया। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है? सिंपल रीज़न है हिस्ट्री। जब G7 बना तब इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी था। इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड थी, GDP रिलेटिवली छोटी थी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी आज जैसा नहीं था। इसीलिए इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में से नहीं था। और इंटरेस्टिंगली चाइना भी G7 का मेंबर नहीं है, क्योंकि G7 ओरिजिनली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के ग्रुप के रूप में डिज़ाइन किया गया था। लेकिन फिर इंडिया इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया इन G7 कंट्रीज़ के लिए? यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। आज इंडिया को सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से इनवाइट नहीं किया जा रहा, बल्कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं IMEC की, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करता है। कई एक्सपर्ट्स इसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑल्टरनेटिव रूप में देख रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ग्लोबल ट्रेड रूट्स का मैप बदल सकता है और इस प्रोजेक्ट का सेंटर है इंडिया। दूसरा मेजर रीज़न है China + 1 स्ट्रैटेजी। कोविड के बाद दुनिया ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए आज कई कंट्रीज़ और कंपनीज China + 1 स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हैं, यानी चाइना के साथ एक और ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब, और उस रेस में इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। एप्पल इसका बेस्ट एग्जांपल है। आज दुनिया के कई आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सैमसंग्स और कई ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, और ये सिर्फ फैक्ट्री से नहीं, ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स के रीडिज़ाइन होने की स्टोरी है, और उस रीडिज़ाइन के सेंटर में इंडिया खड़ा है। तीसरा मेजर रीज़न है इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। टेक्नोलॉजी में इंडिया और अमेरिका सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन को डीपन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप बढ़ रही है। डिफेंस फ्रंट पर फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेंथन हो रहे हैं। राफेल फाइटर जेट इसका एग्जाम्पल है। इंडो पैसिफिक में इंडिया एक मेजर सिक्योरिटी प्लेयर बन चुका है और क्वाड ग्रुपिंग में भी इंडिया सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबल साउथ। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कई डेवलपिंग नेशंस इंडिया को अपनी आवाज़ के रूप में देखते हैं, और इसी वजह से ग्लोबल डिस्कशंस में इंडिया की प्रेजेंस इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होती जा रही है। समिट के दौरान एक स्टेटमेंट बहुत डिस्कस हुई। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा, अगर G7 दुनिया को कभी रन भी करता था तो आज दुनिया सिर्फ G7 से रन नहीं होती, और इसी वजह से इंडिया, ब्राज़ील और दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को भी इन्वाइट किया जाता है।
ये स्टेटमेंट एक रियलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है। दुनिया बदल रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है और इंडिया उस चेंज के सेंटर में नजर आ रहा है। समिट में पीएम मोदी ने भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा आज दुनिया रिसोर्सेज की कमी से नहीं, ट्रस्ट की कमी से सफ़र कर रही है। उनका आर्ग्यूमेंट था रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन ट्रस्ट कम होता जा रहा है। कहीं उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ तो नहीं था? उन्होंने वर्ल्ड वॉर्स और कोविड का रेफरेंस देते हुए कहा कि फ्यूचर पार्टनरशिप्स का फाउंडेशन ट्रस्ट ही होना चाहिए। ये समिट की मोस्ट डिस्कस्ड रिमार्क्स में से एक था। पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया क्राइसिस पर भी फोकस किया, पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। अगर यहाँ डिस्ट्रप्शन होती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, सप्लाई चेन इंपैक्ट होती है और ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में आती है। इसीलिए इंडिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी और सी फेयरर्स की सेफ्टी का भी इशू रेस किया। ये इशू रेस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एटलीस्ट 13 इंडियंस की डेथ हो चुकी है अलग अलग इंसिडेंट्स में। इसीलिए इस इशू को स्ट्रिक्टली डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखने के लिए। इस समिट का एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन था पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग। ये मीटिंग लगभग 16 महीने बाद हुई और इस पीरियड में इंडिया यूएस रिलेशंस कई सेंसिटिव इश्यूज़ की वजह से स्क्रूटनी में रहे, ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़। लेकिन डिस्पाइट डिफरेंसेस दोनों कंट्रीज टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट पार्टनर्स बने हुए हैं। अब एक फाइनल सवाल, क्या इंडिया फ्यूचर में G7 ज्वाइन कर सकता है? ऑफिशियली देखा जाए तो अभी कोई एक्सपेंशन का प्रोसेस नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में G7 एक्सपैंड होता है तो इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट में से एक होगा, क्योंकि आज इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक इंटरेस्टिंग रियलिटी है, इंडिया मेंबरशिप के बिना भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और कई बार इन्फ्लुएंस मेंबरशिप से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो शायद इस समिट की सबसे बड़ी स्टोरी ये नहीं है कि इंडिया G7 का मेंबर बन गया, क्योंकि इंडिया अभी भी मेंबर नहीं है, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कुछ और है। इंडिया को मेंबरशिप मिले या ना मिले, आज दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स जब इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं तो इंडिया को इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा है और शायद इसीलिए इंडिया मेंबर ना होते हुए भी डिस्कशन टेबल के सेंटर में नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में इंडिया को G7 का ऑफिशियल मेंबर बना देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।